श्री सीमेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल्प फाउंडेशन और हयात रायपुर के संयुक्त प्रयास से आयोजित होने वाली कलम श्रृंखला की आज 42वीं कड़ी है। कलम एक ऐसा प्रयास जिसमें हम लेखक और पाठक के बीच में संवाद कायम करने के लिए एक ब्रिज का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये पहल देश भर के तकरीबन 25 से भी अधिक शहरों में आयोजित हो रही है। पिछले 4 सालों से हमने इसकी शुरुआत रायपुर में की और ये लगातार एक एक करके इसकी कड़ियाँ बढ़ती गईं और हमें बहुत खुशी है कि पिछली 40 से भी अधिक कड़ियों में देश के तमाम नामचीन साहित्यकार इस प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने रायपुर में शिरकत की है। कलम एक ऐसा मंच है जो किसी भी वाद, पंथ या एक स्पेसिफिक विचारधारा से दूर है। इसमें सभी तरीके के लेखक आते हैं। हमें बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम की जब हमने शुरुआत की तो युवा लेखक प्रभात रंजन से ये शुरुआत होते हुए नरेंद्र कोहली, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो कि ट्रांसजेंडर हैं और उनकी किताब मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी पर हमने बातचीत की थी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के अलावा नरेंद्र कोहली जी आए और इस बीच में आगे चलते हुए जैसे ही सफ़र आगे बढ़ रहा था तो उसमें यतीन्द्र मिश्र, मंगलेश डबराल और लीलाधर जगुड़ी जैसे लेखक, पंकज बिष्ट जैसे लेखक, अरुण कमल जैसे कवि, ये सब लोग यहाँ पर पहुँचे। और युवा लेखकों की जब हम बात करते हैं तो निखिल सचान, सत्य व्यास, भगवंत अनमोल, ये लेखक यहाँ पर पहुँचे। और फिर चाहे कवियों की बात करें, चाहे गंभीर साहित्य लेखन की बात करें, चाहे पॉपुलर राइटिंग की बात करें, सुरेंद्र मोहन पाठक जैसे लेखकों की बात करें या देवदत्त पटनायक जैसे माइथोलॉजी लिखने वाले लेखकों की बात करें, इसी मंच पे, इसी कलम रायपुर श्रृंखला के अंदर में ये सारे लेखक शामिल हुए हैं। हमें बहुत खुशी है कि एक प्रयास जब कभी किया जाता है तो वो कई बार कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद बहुत सी मुश्किलों के बीच में लगातार वो अपनी रफ्तार या तो कायम नहीं रख पाता या कई बार उसका उद्देश्य भटक जाता है या उस तरीके से नहीं रहता जैसा उसे सोचा गया था। कलम एक ऐसी कोशिश है जो न सिर्फ अपने पहले दिन के उद्देश्य से लगातार आज तक कायम है, बल्कि हर बार नए शहर में नए लोगों के साथ, नए पाठकों को जोड़ते हुए, नए लेखकों को जोड़ते हुए इसने अपना हमेशा से विस्तार किया है और अपने मूल रूप को, मूल सिद्धांत को बरकरार रखते हुए आज जबकि हम 42वीं कड़ी की बात कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ एक युवा लेखक जिन्होंने छात्र राजनीति जैसे विषय को चुना है, जनता स्टोर नामक किताब लिखी है जो अपने रिलीज होने की बुक लॉन्च हुई है और उसका 1 महीना ही पूरा नहीं हुआ था और उस बीच वो जागरण निल्सन के बेस्ट सेलिंग लिस्ट में, बेस्ट सेलर में वो शामिल हो चुकी थी। और ऐसा एक कठिन सब्जेक्ट, जैसा कल हमने बिलासपुर में बातचीत की नवीन चौधरी जी के साथ में, तो बातचीत में उन्होंने एक अच्छी बात कही कि किसी भी लेखक के लिए या पहले अर्ली कमर जो फर्स्ट टाइम आता है, मतलब फर्स्ट लॉन्च जब हो रहे होते हैं, उस समय उन लोगों के साथ ऐसा रहता है कि प्रेम एक ऐसा विषय होता है जो बड़ी आसानी से लिखा जाता है, समझा जाता है और पढ़ा भी जाता है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने साहस या दुस्साहस जो भी कहे इन्होंने किया कि इन्होंने छात्र राजनीति पे बातचीत लिखी। छात्र राजनीति इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाता है, उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हो जाते हैं। मैंने भी पर्सनली उनको कमेंट किया कि आपकी किताब पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा पात्र है, सबके बारे में ये सुनो फिर उनका वो करो। लेकिन इतनी इस तरीके का सब्जेक्ट चूज करना और उसे लिखना और उसे पूरी संजीदगी से उसकी कहानी और उसके बाद जो आउटकम है उसके लिए बरकरार रखना, ये खूबी नवीन चौधरी की रही और उन्होंने वो विषय चुना। और आज जब इनसे बातचीत के लिए हमें मॉडरेटर की आवश्यकता थी, एक कन्वर्सेशन करने के लिए कोई आए, तो फिर हमने एक युवा साथी की तलाश की और अंकिता जैन जो कि खुद लिखती हैं और खुद ही लगातार उनके देश के अन्य प्रतिष्ठित अखबारों में उनके आर्टिकल तो छपते ही हैं और साथ ही साथ ऐसी वैसी औरत और मैं से माँ तक, ये 2 बेहतरीन किताब की लेखिका, रेडियो और तमाम तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्वमेंट, स्टोरी टेलिंग में लगातार हो रही। हमने इन दोनों का चुनाव किया। और फिर कोई भी साहित्यिक आयोजन अपने पाठकों के बिना अधूरा है, कोई भी लेखक अपने पाठकों के बिना अधूरा है। कल नवीन चौधरी जी बोल रहे थे कि बाकी जितने भी सरनेम है सब ठीक ठाक लगते हैं, मुझे जैसे ही कोई पाठक सरनेम मिलता है मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं लेखक हूँ, मुझे पाठक पसंद है। तो शुक्ला बोले दमदार तो होता है लेकिन पाठक जितना प्यारा नहीं लगता हमको।
तो ये सब आप सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं, और आप सब में से बहुत से लोगों को कई बार ये लगता है कि यार हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं था, हमको कैसे कॉल आ गया या किन्होंने फ़ोन किया या क्या किया। तो देखिए, जब हमने ये तय किया है कि हम सिर्फ सीमित संख्या की सीट रखेंगे और हर बार नए पाठकों तक पहुंचेंगे, तो हम आए हुए जो पुराने हमारे श्रोता हैं, पाठक हैं, साहित्य प्रेमी हैं, हम उनसे सवाल पूछते हैं और उनसे ये रेफरेंस मांगते हैं कि क्या आपको अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज़ आप 2 नाम वो सजेस्ट कर दें जो आ सकते हैं। और हमने कोई उस तरीके का अपने लिए कोई नियम नहीं बनाया है कि किताब लिखने वाले ही और पढ़ने वाले ही और एक जो गंभीर साहित्य या जो भी एक साहित्यिक बिरादरी मानी जाती है वही लोग इस आयोजन का हिस्सा होंगे। हमें बहुत खुशी है, पीछे 2 युवा साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आनंद सर उन्हें लेकर के आए हैं। उनका अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि आप लोग का प्रोग्राम इतना सही होता है, ये 2 सेंसिबल बच्चे इनको आना चाहिए। IIT से आया हुआ एक छात्र हमारे बीच में है, और IIT का छात्र यानी अब तो कॉमन है, IIT किया है तो पहले वो MBA करता था, अब वो MBA भी नहीं कर, MBA करके लेखक बनता है, तो अब IIT वाला सीधे लेखक बन रहा है। राज आए हुए हैं युवा साथी। तो सीनियर्स को, बुजुर्ग जो हैं, जो पहले से लंबे समय से लिख रहे हैं, आज कोई बुजुर्ग नहीं है प्लीज़, जो सीनियर हैं, जो लिख रहे हैं, वो जो युवा साथी हैं, जो पत्रकार हैं, जो और तमाम किसी भी तरीके के रचनात्मक और साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको हम आमंत्रित करने की कोशिश करते हैं और हर बार अपने नए लेखक के साथ, नए मेहमानों के साथ ये बातचीत और ये संवाद हम कायम करते हैं। बस यही उद्देश्य है इस प्रोग्राम का। इसके साथ जो जुड़ी हुई संस्थाएं, उनके बारे में बहुत जल्दी से ब्रीफ, और ये ब्रीफ मैं संस्थाओं के बारे में दूं और लेखक का परिचय पढ़ूं और आज के मॉडरेटर का परिचय पढ़ूं। उसके पहले मैं चाहूँगा कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे बहुत अच्छे और जो हमारे सबसे सशक्त पार्टनर में से एक हैं, क्योंकि इस वेन्यू में हम जब ये प्रोग्राम कर पाते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ पूरे स्टेट की, स्पेशली हम राजधानी की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ की जो लीडिंग हॉस्पिटैलिटी में सबसे आगे हैं, हयात की ओर से मैं चाहूँगा कि हरकरण सर आएँ और सभी हमारे अतिथियों का स्वागत करें। हरकरण सिंह साहब। शुक्रिया गौरव, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हरकरण सिंह हयात रायपुर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। कलम में आज के ऑथर नवीन चौधरी जी से हम आज बातचीत करेंगे, और आपकी किताब जो ऑलरेडी बहुत बेस्ट सेलर है, जो गौरव बता रहे थे, जनता स्टोर, मैं भी बहुत उत्तेजित हूँ जानने के लिए इस किताब के बारे में। तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, आपके जीवन के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, और साथ ही बातचीत करेंगे आपके साथ अनीता जी, जो मेरे ख्याल खुद ही एक बहुत बड़ी लेखक हैं। सो आप सभी का स्वागत है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप सबका, और आप सभी का रायपुर आपके इस घर में आपका स्वागत है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और आशा करता हूँ कि आप सब प्लीज़, आप सब ने आनंद उठाया होगा थोड़े स्नैक्स का। सो प्लीज़ ट्रीट दिस एज योर होम, एंड वंस अगेन वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया हरकरण सर। कलम आयोजन के पीछे जो कंसेप्ट है वो प्रभा खेतान फाउंडेशन का है। प्रभा खेतान फाउंडेशन, जो कि कलकत्ता बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मशहूर लेखिका प्रभा खेतान के नाम से ये फाउंडेशन, जो कि पिछले कई सालों से लगातार विमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और सक्रिय है। न सिर्फ देश में, बल्कि देश के अलावा भी दूसरे जगहों पर और दुनिया के अलग अलग कोनों में इनके अनेक रचनात्मक काम जो हैं वो लगातार जारी हैं। अभिकल फाउंडेशन, जो कि छत्तीसगढ़ की सामाजिक संस्था है, रायपुर के नज़दीक आरंग और वहाँ आसपास के क्षेत्रों में मदर्स प्राइड स्कूल के नाम से अपनी संस्था चला रही हैं पिछले 17-18 सालों से, जहाँ गरीब ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और अभिकल फाउंडेशन की एक इनिशिएटिव है जिसमें आप किसी गरीब बच्चे के लिए उनकी फ़ी आप डोनेट करके बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनका एजुकेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। हयात रायपुर, जो कि हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हैं और लगातार इनका हमें सहयोग मिलता है एक ऐसे आयोजन के लिए जब एक मार्केट अपने अलग तरीके की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर हयात जैसी संस्था का इस तरीके से आगे आना कि साहित्यिक आयोजन होगा और इस तरीके की बातचीत होगी, और उसके लिए अपने वेन्यू के साथ में हमारे एज अ पार्टनर यहाँ पर शामिल होना, इसका हम अप्रिशिएट करते हैं। और तमाम मीडिया के साथी लोग जो इस प्रोग्राम को कवर करते हैं, और आप सभी पाठक और लेखकगण, ये लोग हैं जो इस पूरी आयोजन के पीछे शामिल हैं और कलम को यहाँ तक लेकर के आए हैं। और अब बहुत ही ब्रीफ में आज के हमारे मेहमान लेखक और जो बातचीत करेंगी अंकिता, इन दोनों का परिचय। सबसे पहले मैं अंकिता के बारे में बताना चाहूँगा। अंकिता ने बनस्थली विद्यापीठ से
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एमटेक करने के बाद सीडेक पुणे में साल भर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शोध कार्य किया। फिर भोपाल के बंसल कॉलेज में बतौर लेक्चरर उन्होंने पढ़ाया भी, और नौकरी से उनका जब मन उखड़ने लगा तो उन्होंने लेखन जगत में वो पहुंच गई। उन्होंने बतौर संपादक एवं प्रकाशक रूबरू दुनिया मासिक पत्रिका का 3 साल तक प्रकाशन भी किया। लेखन जगत में अंकिता को उनका पहला ब्रेक फ्लैश मॉब गीत मुंबई 143 से मिला, जिसके बोल अंकिता ने लिखे थे, जो सबसे बड़ा फ्लैश मॉब होने के साथ ही इसके वजह से लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड में अपनी जगह बना सका। उसके बाद अंकिता की लिखी हुई कहानी को अंतर्राष्ट्रीय कहानी लेखन प्रतियोगिता में टॉप 10 में जगह मिली, तो उन्हें लगा कि वो थोड़ा बहुत कहानी लिख सकती हैं। ये मॉडेस्ट होने के बाद थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है, लेकिन अंकिता को कॉन्फिडेंस आ चुका था कि वो बहुत अच्छी कहानी लिख सकती हैं। और जिस ख्याल ने उन्हें बिग एफएम के फेमस स्टूडियो, जो फेमस उनका रेडियो शो है यादों का आइडियट बॉक्स में, वहाँ तक उनके सफ़र जारी रहा, वहाँ तक वो पहुँची और जहाँ उनकी लिखी हुई 10 कहानियाँ ऑन एयर हुई। रेडियो के अन्य शो यूपी की कहानियों में भी उनकी लिखी 14 कहानियाँ ऑन एयर हो चुकी हैं। मार्च 2017 में अंकिता की पहली हिंदी किताब ऐसी वैसी औरत प्रकाशित हुई, जो कम समय में ही जागरण निल्सन बेस्ट सेलर बन गई, और नवंबर 2018 में अंकिता की दूसरी किताब मैं से माँ तक प्रकाशित हुई, जो पाठकों के बीच खासी पसंद की जा रही है। अंकिता प्रभात खबर अखबार की साप्ताहिक मैगजीन सुरभि एवं लल्लन टॉप न्यूज़ पोर्टल पर अपने माँ इन मेकिंग कॉलम के लिए भी पाठकों के बीच काफ़ी पसंद की जा चुकी हैं। अंकिता का जोरदार स्वागत तालियों के साथ। और ये सारा काम अंकिता छत्तीसगढ़ के जशपुर में बैठ के कर रही हैं, इसलिए और जोरदार उनकी तालियां। जो लोग जशपुर नहीं जा पाए हैं वो जाएं। जशपुर ऐसे सुन के सिर्फ ऐसी छोटी जगह आपको लगेगी, और जाने के बाद आपको एहसास होगा कि आपने 2 चीज़ बहुत खतरनाक मिस की थी। बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह, जहां आपको जाने के बाद जलन हो जाएगी कि अंकिता यहाँ रहती क्यों है। और दूसरा आप मिस करेंगे कि अंकिता से आप पहले क्यों नहीं मिल चुके थे वहाँ जाने के बाद। और ज़्यादा मिस करेंगे जब समर्थ से मिलेंगे, जो अंकिता के हस्बैंड हैं, जो विदेश में नौकरी करने के बाद आए भारत देश और वहाँ पर जाके फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेहतरीन प्रयोग कर रहे हैं वो। ये सब आपको जशपुर में जाना चाहिए। अब बारी है नवीन चौधरी साहब के बारे में बात करने की। बिहार के मधुबनी जिले में जन्मे और जयपुर में पले बढ़े नवीन चौधरी चर्चित राजनीतिक उपन्यास जनता स्टोर के लेखक हैं। राजकमल प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित ये उपन्यास छात्र राजनीति और राज्य की राजनीति के गठजोड़ के कच्चे चिट्ठे खोलती है। जनता स्टोर दैनिक जागरण बेस्ट सेलर लिस्ट में शामिल रही है। नवीन चौधरी को एक व्यंग्यकार और फोटोग्राफर के रूप में भी जाना जाता है। इनके लेख व्यंग द लल्लन टॉप, सत्याग्रह, खबर लाइव पर प्रकाशित होते रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सक्रिय रहे नवीन अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री के बाद एमबीए भी इन्होंने किया, और दैनिक भास्कर आदित्य बिरला समूह को सेवाएं देते हुए अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में एसोसिएट डायरेक्टर मार्केटिंग के पद पर कार्यरत हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और अब मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि प्लीज स्टेज में अपना स्थान ग्रहण करें, और अब पूरी जनता जो यहाँ पर आ चुकी है वो आप दोनों की बातचीत का आनंद उठाना चाहती है, आपके कन्वर्सेशन को जानना चाहती है। सभी अतिथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज आप अपना मोबाइल फोन साइलेंट कर लें, ताकि इस पूरी बातचीत के दौरान व्यवधान ना हो। 45 मिनट की बातचीत के बाद हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो आपके जहन के सवाल नवीन देंगे। ओवर टू अंकिता एंड नवीन। थैंक यू सो मच। हेलो, थैंक यू गौरव, और बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी का। पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। और हमारे सभी पाठकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल ये कि आपकी किताब में आपने शुरू में लिखा है कि इस कहानी के पीछे भी एक कहानी है, तो वो कहानी बताने के साथ साथ आप हमें ये भी बताएं कि आज के समय में जहाँ लेखक बहुत ही कंफर्टेबल जोन में जाकर लिखता है कि वो जब लिखे तो उसको बहुत सारे पाठक मिल जाएं और कोई आलोचना ना हो, वहाँ राजनीति के विषय को चुनना जिसमें सबसे ज़्यादा आलोचना मिलती है, क्योंकि वो आपका एक परसेप्शन डिसाइड कर देता है कि अगर कोई राजनीति पर लिख रहा है तो वो या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा, उससे बचे बिना कोई राजनीति पर नहीं लिख पाता है। तो ऐसे परसेप्शन के साथ और इतने टफ सब्जेक्ट पे लिखने की क्या कहानी है? छात्र राजनीति में मैं सक्रिय रहा, एक ये वजह थी कि मैं उस विषय को नज़दीक से जानता हूँ। प्रेम की जो गौरव थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो इश्क भी किया, बहुत बार किया, होता ही रहा, अभी भी कई बार हो जाता है मुझे, तो उस पर भी लिखा जा सकता था। लेकिन छात्र राजनीति
विषय उठाने के पीछे 2 वजह रही मुख्य। पहला कि इस विषय पे मैंने जितना पढ़ा मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं। काशीनाथ सिंह जी का अपना मोर्चा एक है, इसके अलावा मुझे बहुत कुछ मिला नहीं इस पे। जब फिल्में मैंने देखी, एक फिल्म अनुराग कश्यप की थी गुलाल, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप पे ही थी, वो फिल्म मुझे बेहद पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का 1% हिस्सा भी नहीं दिखाती है, वो कुछ और दिखा रही है, वो पूरा फिक्शनलाइज्ड है। तो मुझे लगा कि छात्र राजनीति को देखने का जो तरीका है वो कुछ और है, लोग शायद इसको समझ नहीं रहे। इसी बीच में जेएनयू वाला इंसिडेंट हुआ था। अब जेएनयू के इंसिडेंट में आप उसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो ये एक अलग बात है, लेकिन वो इंसिडेंट ये बताने के लिए काफ़ी था कि किस तरह से एक यूनिवर्सिटी जो है, नेशनल यूनिवर्सिटी, पूरे देश की राजनीति को हिला सकती है। सेम चीज़ स्टेट के अंदर भी होता है। जब स्टेट की यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स कई बार सीधे सीधे इम्पैक्ट कर रही, कई बार वहाँ का इम्पैक्ट धीरे धीरे आना शुरू होता है। सामने जो आपको दिख रहा है उसके पीछे बहुत सारे खेल होते हैं, कैसे चंदा आता है, कैसे टिकट दिए जाते हैं, या कोई छात्र नेता को ऊपर उठना है तो उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है, क्या वो सिर्फ मेहनत से बढ़ सकता है या कई दांव पेंच भी करेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे कुछ हद तक अंदाज़ा था। राजनीति में मेरा इंटरेस्ट हमेशा रहा है, मैं खबरें पढ़ता रहा, तो इसकी वजह से मुझे लगा कि भरोसा बनता जा रहा है। दूसरा जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं आप किस विंग से हैं, ये उसमें आ जाता है। इससे बचने का मेरा जो अपना राजनीतिक तरीका है, मेरे पास कुछ मेरे सिद्धांत पक्के हैं। किसी आदमी को आप धर्म के नाम पे नहीं मार सकते, और वो धर्म कोई भी हो सकता है। तो इसलिए मेरी आलोचना किसी को धर्म के नाम पर मारने पे होगी, वो चाहे कोई भी मारे, किसी भी धर्म पे। अगर आप ये इंश्योर कर सकते हैं तो फिर आप किसी विंग की तरफ नहीं है। इसी तरह से किसी भी पॉलिसी पे कि क्या लोगों के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ बननी चाहिए जिससे कि सबको फ़ायदा हो, ये हम सब जानते हैं सही क्या है और गलत क्या है। अगर आप ये इंश्योर कर सकें कि मेरी पार्टी जिसको मैं समर्थन दे रहा हूँ वो इस चीज़ पे गलत जा रही है और आप उसके विरोध में बोल सकते हैं, तो आप निष्पक्ष हो पाएंगे। तो वो मैंने ध्यान रखा था कि मुझे लगा राजनीति में, क्योंकि हर छात्र संगठन के साथ कुछ न कुछ प्लस और माइनस है। दोनों छात्र संगठन जो बड़े हैं देश के, दोनों पे इन दिनों आरोप रखते हैं कि वो पैसे देकर टिकट देते हैं। अगर मैं किसी एक से जुड़ा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा अपनी कहानी में दूसरे को एक्चुअली बदनाम करने को। ऐसा कुछ नहीं है, सभी छात्र संगठन कर रहे हैं, तो मैं उस कहानी को दिखाऊंगा, ये नहीं दिखाऊंगा कौन कर रहा है उसको। तो ये उसमें कोशिश थी कि बिना किसी रंग में आए निकल जाए, और काला रंग थोड़ा ठीक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी ये कोशिश बिल्कुल कामयाब रही। मैंने जनता स्टोर पढ़ी है और इससे भी एक सवाल निकलता है, पर उससे पहले मैं बता दूं हमारे पाठकों को कि जनता स्टोर में कोई भी झुकाव आपको नज़र नहीं आएगा कि ये झुकाव राइट विंग की तरफ है, लेफ्ट विंग की तरफ। ये सिर्फ एक कहानी है जो अपने आप में बहाते हुए ले जाती है पाठकों को, बिना किसी विंग की तरफ झुकाव दिखाए। तो मेरा सवाल यहीं से उपजता है कि जब एक लेखक लिखता है तो कई बार लिखते समय ऐसा मौका आता है कि उसका अपना खुद का परसेप्शन कहानी में दिखने लगता है, उसका अपना खुद का झुकाव दिखने लगता है कहानी में। उससे बचते हुए आपकी किताब में धारा प्रवाह कथानक है, कहीं पर भी आपका झुकाव नहीं दिखता कि नवीन चौधरी क्या सोचता है, मयूर क्या सोचता है ये दिखता है, और दूसरे राघवेंद्र क्या सोचता है ये दिखता है, लेकिन नवीन चौधरी क्या सोचता है ये नहीं दिखता। तो आप इससे कैसे बच पाए? जब पात्र को हम गढ़ते हैं तो पात्र अक्सर हमारे आसपास के हैं, कहीं ना कहीं से हम उठाते हैं, कोई पर्सनैलिटी उसके हिसाब से हम क्रिएट करते हैं। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ राइटिंग की बात नहीं है, अगर मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी काम कर रहा हूँ, अगर मैं अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहा हूँ, अपने सीनियर से बात कर रहा हूँ, तो मेरा हमेशा ये मानना होता है, ये मैं कोशिश करता हूँ जानने की कि अगर मैं इन्हें ये किया तो इनका रिएक्शन क्या होगा, या मैं इनकी जगह होता तो मैं क्या करता। तो ये करने के बाद कई बार आपको नई चीज़ दिखती है कि अगर मैं उस स्थिति में फंसा होता तो मैं क्या करता। तो मयूर के केस में मुझे लगा कि मयूर इसका प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन हीरो नहीं है। वो हीरो कोई भी नहीं रहा कहानी के अंदर। तो जब राजनीति में आए हैं तो काजल की कोठरी है, कोई भी सयाना आ जाए उसमें, तो हमने कहा कोई भी कैसा रहेगा, तो अगर मैं मयूर की जगह होता तो मैं क्या करता, या मैं मुख्यमंत्री की जगह होता तो मैं क्या करता उस स्थिति में अपने आप को बचाने के लिए। तो इसके जरिए मेरे को थोड़ा सा आसान हुआ कि मैं चीज़ों को वैसा नहीं दिखाऊं जैसा मैं सोचता हूँ। आपने किताब में कई सारे पॉलिटिकल लोगों को इनडायरेक्टली फ्रेम किया है, जो छात्र राजनीति से भी जुड़े थे और मुख्य धारा की राजनीति से भी जुड़े थे। इंदिरा गांधी के समय से ही हम सभी जानते हैं कि राजनीति पर लिखने वालों की न सिर्फ आलोचना होती है, उनको टारगेट भी किया जाता है कई सारे तरीकों से। तो आपके मन में ये भय नहीं था कि अगर मैं बड़े बड़े लोगों को, जो पॉलिटिक्स में बड़ा रसूख वाले लोग हैं, उनको अगर मैं इनडायरेक्टली टारगेट करूंगा तो
अगर उन तक ये बात पहुंचती है कि उनकी इस तरह से कच्चे चिट्टे खोले जा रहे हैं, तो आपको टारगेट किया जा सकता है? एक हम लोगों के लिए बड़ा सिंपल सा लाइन होता है कि इस कथा के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसके बाद अगर कोई कहे कि ये जो तुमने उस दिन का मर्डर दिखाया है ना, ये मेरे को टारगेट किया, वो आदमी कह ही नहीं सकता, वो घबरा जाता है कि अच्छा मैंने बोला, मैं खुल जाऊंगा। मुझे लगा था इस पे बहुत विस्तार से आंसर मिलेगा, आपने बहुत लेकिन चालाकी से इसको समेट दिया। हालांकि मैं एक दो जगह चाहता था कि कोई एक दो यार डंडा वंडा मार दो, कोई एक जगह पे एक कास्ट की सेना का भी जिक्र है वहाँ पे, तो मैं उस टाइम ये भी देख रहा था कि कुछ तो ऐसा हो कि किताब आए और उस टाइम भंसाली जी को थप्पड़ भी पड़ा था, तो मैंने कहा कि इस गाल पे थप्पड़ पड़े कि इस पे पड़े, किधर से फोटो अच्छी आती है ये अपन डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन फिर एडिटर ने भी कुछ हिस्से काट दिए। फोटोग्राफर पहले यही सोचता है कि फोटो किस फ्रेम में अच्छी आएगी, थप्पड़ पड़ते हुए वो सोच रहा है कि फोटो किस फ्रेम में अच्छी आएगी। आपका जो परिवार है, आपकी वाइफ, आपका बेटा आपसे काफ़ी दूर रह रहे हैं, तो आप उनको कैसे समय दे पाते हैं, अपनी किताब को कैसे समय दे पाते हैं, और उनकी जो शिकायतें होती हैं उनको कैसे सल्टा पाते हैं? बहुत मुश्किल से मैनेज हो पाता होगा ये, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? शिकायतें जब साथ रहते हैं तब ज़्यादा होती है ना। तो दूर रहने पे नहीं होती हैं। मेरा जॉब ऐसा है कि मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी रहती है, 10 दिन तो कम से कम मैं बाहर रहता ही हूँ। फिर महीने में मैं एक बार, वो लोग बेंगलोर रहते हैं, मेरी फैमिली बेंगलोर में है, तो मैं महीने में 4-5 दिन के पास चला जाता हूँ, तो वो मैनेज हो जाता है। बाकी के जो 10-15 दिन ऐसे बचते हैं तो मैं कहता हूँ कि यार तू भी मेरी टेंशन रहे और मैं तेरी टेंशन रहे, इससे अच्छा है कि अपन ऐसे दूर दूर रह के काम करते हैं। तो ये फ़ोन वगैरह पे हो जाता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, भरोसा है एक दूसरे पे, वो तो उसकी वजह से हमें सपोर्ट मिल रहा है। मुझे लगता है कि मैं उसको सिर्फ इसलिए, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ रहा हूँ, उसका एक पूरा कैरियर मैं सिर्फ इसलिए ख़राब कर दूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो वो मैं नहीं करना चाहता था। उस बात को वो समझ रही है। मैं जब हमने ये डिसीजन लिया था 3 साल पहले कि वो बेंगलोर शिफ्ट हो जाएंगी, तो एक बार मैंने सोचा था मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैंने छोड़ भी दी, रिज़ाइन किया। उसी पीरियड में मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा ऑफर आया, तो मुझे लगा कैरियर एकदम इस टाइम पे छोड़ना, जब ऑप्शन भी आ रहा है, वापस ज्वाइन किया। उस पीरियड में बेटा मेरे साथ था, बीवी वहाँ एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि ये जगह उसको जमेगी कि नहीं, ये नौकरी उसको चलेगी कि नहीं। 6 महीने के बेटे को मैंने संभाला, मैं देखता रहा उसको। ऑक्सफोर्ड ज्वाइन करने के बाद मेरी ट्रैवलिंग बढ़ गई, तो फिर हमने डिसाइड किया कि बेटा वहाँ चला जाए। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि बैठ गई हमारी आपस में, और दूर रहने से ज़्यादा आती है। अब दूर रहने से क्या होता है, हमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप की फीलिंग भी आ जाती है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके अंदर का स्त्रीवाद भी है। सामान्यतः जहाँ हम स्त्रीवाद को पढ़ाने लिखाने और सपोर्टिव हस्बैंड के नज़रिए से देखते हैं, तो वो आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जो बीबी की कहीं दूसरी जगह अच्छी नौकरी लगती है तो बंदा जॉब छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और उसको वहाँ रह के, जनरली लोग ये सोचते हैं कि बीवी नौकरी छोड़ के मेरे पास आ जाए, पर आपने परिवार का सेपरेशन को उतना मायने नहीं दिया। आप दोनों बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, ये हम लोग सभी देखते हैं सोशल मीडिया पे। एक सवाल लेखन को लेकर है कि जनरली 2 तरीके होते हैं किताब लिखने के। एक तो ये कि जब आप लिख रहे हैं तो लिखते लिखते आप कहानी को पूरा का पूरा पाठक के ऊपर छोड़ देते हैं, वो डिसाइड करे कि इस कहानी का क्या अंत हो सकता है या इस कहानी का प्रवाह कैसा है। और दूसरा तरीका होता है कि आप उसको सोशियो और साइक्लो उसका पूरा अपने अंदर सोच के चलें कि मैं ये चाहता हूँ कि पाठक ये सोचे और मैं वो इस कहानी का एंड दूंगा। तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है आपके हिसाब से, और आप कौन सा चुनते हैं? सबका अपना स्टाइल है। मेरा किताब लिखते एक ही चीज़ था, राहुल गांधी जी ने एक भाषण में कहा था कि मज़ा आना चाहिए। तो मैंने कहा कि यार मज़ा आना चाहिए, जो मैं लिख रहा हूँ विषय गंभीर है। मेरे को जो चिंता थी सबसे ज़्यादा लिखते टाइम कि विषय गंभीर है, क्या ये नीरस हो जाएगा। और तीसरे ड्राफ्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब चैप्टर कुछ लिखे थे उसको पढ़ते हुए मैं खुद सो गया था, तो वो नीरस था, मुझे समझ में आई कि आ रही है उसके अंदर, तो उसको चेंज करना कि वो नीरस ना रहे, उसमें एंटरटेनमेंट रहे। व्यंग्य मेरा एरिया है, पहली बार मैं हास्य से हट के लिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो आ ही गया उसके अंदर, कई जगह पे वो सटायर आया है। और इंसिडेंट बेस्ड, क्योंकि जब चीज़ें फास्ट पेस मूव होती हैं तो फिर रीडर का इंटरेस्ट आता है। तो मैंने ये डिसाइड कर रहा था कि मुझे इसको फास्ट पेस रखना है ताकि वो नीरसता आ नहीं पाए। जहाँ पे कि आपको एक इंसिडेंट है, आप उसके बारे में सोचें, तब तक आपके पास दूसरी चीज़ आ गई, और जब आप दूसरी समझते आपको पता चलता है पिछले में तो कोई साजिश हो रही थी। तो वो फास्ट होने से वो एंटरटेनिंग बनता गया, तो ये उसमें रहा है। पाठक के ऊपर मैं शायद, मुझे लगता है मैं नहीं छोड़ पाऊँगा। पाठक के ऊपर मैं सिर्फ ये छोड़ना चाहता हूँ कि आप पढ़ के बताएं कि हाँ मज़ा आया कि नहीं आया, जो मज़ा राहुल गांधी देना चाहते थे।
अच्छा, अब एक सवाल थोड़ा पर्सनल है। आपने बाल भी बढ़ा लिए हैं, पीछे से अगर हम दोनों के बाल देखे जाएंगे तो पता करना थोड़ा टफ होगा। कुर्ता भी पहन लिया है, छात्र राजनीति में आप 4 साल रह ही चुके हैं, और तो इस सब का कंक्लूजन ये निकाला जाए कि फ्यूचर में कहीं से फिर से एक राजनेता नवीन चौधरी के अंदर से निकलेगा और हम सबको चौंकाएगा। पॉलिटिक्स ना वायरस की तरह अंदर होता है, आप क्वारंटाइन तो कर सकते हैं लेकिन वो कभी भी आ सकता है। राजनीति में मेरी रुचि रही है, मुझे नहीं पता कि जिस तरह से राजनीति है मैं कर पाऊँ कि नहीं, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता तो मैं कभी मतलब दूर नहीं जाना चाहूँगा उससे। चांस मिलना चाहिए। आप ऐसा करिएगा कि कुछ नेताओं को आप जानते हो तो वीडियो भेजिएगा कि देखिए एक है टैलेंटेड आदमी है हमारे पास। इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है मैंने, मार्केटिंग भी पढ़ी है, तो मैं दोनों काम कर सकता हूँ। अच्छा, आपके जो पिताजी हैं वो भी लेखक रह चुके हैं। आपने काफ़ी विस्तार से उनके बारे में बताया था, और मैंने जब उनके बारे में सर्च किया तो विकिपीडिया पर काफ़ी अच्छी प्रोफाइल उनकी थी, मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव प्रोफाइल थी। तो ऐसे इतने अच्छे पिता का पुत्र होना और इतने अच्छे लेखक का पुत्र होना कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी देता होगा। तो आपके ऊपर क्या वो जिम्मेदारियां फील करते हैं कि मैं भी उनकी तरह इतना बड़ा लेखक बन पाऊं और कुछ अच्छी जिम्मेदारियां निभा पाऊं? अभिषेक बच्चन को देख लीजिए। एक लाइन में आंसर देने का नहीं मान रहे हैं। ये हमेशा एक रहता है विषय कि फादर अगर अपनी फील्ड में फेमस हैं तो दिक्कत हमेशा आपको बच्चे के ऊपर ही प्रेशर बन जाता है, क्योंकि अगर बेटा बाप से आगे निकला तो मेरे ख्याल से शायद यही एक रिश्ता होता है जहाँ पे कि बाप को किसी आदमी को जलन नहीं होती कि मेरा बेटा आगे निकल गया है। लेकिन पिता से बेटा पीछे रह जाए तो पिता को दिक्कत हो ना हो, समाज को बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मेरे साथ भी ये रहा। मैं पढ़ने में एवरेज था, ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं था। मेरी दिक्कत थी कि मेरे पास पेशेंस की कमी है और मैं बहुत देर बैठ नहीं सकता कंटिन्यूस। तो क्लास में जो मैंने सुना वो मुझे याद रहता है, वो मैं लिख के आ जाता हूँ। तो 55, 65, 70% इतने ही रहे मेरे। 55 से 70 के बीच में घूमता रहा किस्सा। पापा उससे ऊपर ही रहे हमेशा। तो ये एक प्रेशर हमेशा था। पापा संस्कृत के प्रोफेसर हैं, उनकी इच्छा थी कि मैं संस्कृत पढ़ूँ, और मैंने संस्कृत इसीलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मैं कभी भी वो कंपैरिजन नहीं चाहता था कि मेरा और मेरे पापा का कंपैरिजन हो। उनका एकेडमिक था। जब लाइन मैंने चेंज की, मेरी पूरी फैमिली में मैं पहला आदमी हूँ जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने गया। MBA करने में गया तो वो MBA को लेके भी उस समय एक विरोध था, क्योंकि उनको ये उनके साथ ये था कि उनके पूरे फ्रेंड सर्कल में किसी के बच्चे ने MBA नहीं किया था, या तो इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, या टीचर्स बने थे। तो उनको भी ये नहीं पता था कि MBA करने के बाद करेगा क्या। जयपुर में जो बच्चे आते थे वो टाई पहन के क्रेडिट कार्ड बेचने आते थे, तो उनको लगता था कि यार MBA करके तू क्रेडिट कार्ड बेचने जाएगा। तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए, तो विरोध रहा काफ़ी हमारा उस सबको लेके। लेकिन मैंने लाइन अलग चुनी, और फिर मेरी सफलता देखने के बाद मेरे छोटे भाई ने भी इंजीनियरिंग के बाद MBA की, मेरे कज़न्स ने MBA की, तो वो फिर चीज़ें चेंज होने लगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो जीन्स में था। मुझे कभी ये ख्याल नहीं था कि मैं लिखूंगा, क्योंकि शुरुआत में जो स्कूल में कहते हैं आपकी हॉबी होती है कहीं ना कहीं, तो मेरी हॉबी में कभी राइटिंग था ही नहीं। मेरी हॉबी में स्कूल की दीवार फांद के और लक्ष्मी मंदिर पिक्चर हॉल है हमारे स्कूल के पास, तो वहाँ जाना मेरी हॉबी में हुआ करता था। तो ये चीज़ें ज़्यादा रही। जब सटायर लिखना शुरू हुआ वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि नहीं, लिखा भी जा सकता है। और कई बार वो कहते हैं ना जीन्स में होता है, तो वो फादर के अंदर है, तो शायद वो कहीं ना कहीं आया। तो अब जो है, हाँ, मुझे लगता है कि ठीक है अब और अभी भी हमारा कंपटीशन नहीं हो सकता। वो एकेडमिक्स लिखते हैं, मैं फिक्शन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सेफ हूँ उस हिसाब से कि कोई कंपैरिजन न करे हमारा। ओके, वेरी नाइस। आपकी जो कहानी है उसमें मयूर भारद्वाज का किरदार जब मैंने पढ़ा तो काफ़ी हद तक मुझे वो किरदार आपसे मिलता जुलता लगा, और मैंने आपसे पूछा भी था पर्सनली, तो आपने कहा था कि हाँ कई सारी चीज़ें उसमें हैं। आपने जो रोल अदा किया छात्र राजनीति में, कहीं ना कहीं मयूर ने भी वो रोल प्ले किया है किताब में। कहीं आगे जाकर वो हट जाता है, वो आपके कैरेक्टर से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। तो एक रियल कैरेक्टर को कल्पना में बदलना आपके लिए कैसा था, और आपने कैसे डिसाइड किया कि वो कल्पना में इस हद तक जाएगा? इसका वही है, जब मैं चुनाव लड़ा था मैं हार गया था चुनाव, तो वहाँ से उसके बाद मैंने छोड़ दिया। घर से भी था कि भाई पढ़ाई, और चूंकि हम लोगों को लगा कि मीडियम क्लास के आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है राजनीति में सस्टेन करना, जिसके फादर प्रोफेसर हों तो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा था, और मैं वापस पढ़ाई की तरफ घुस गया, मैंने MA पे ध्यान दिया, तो मैं तो निकल गया वहाँ से। लेकिन अब जब पात्र की बात है, जो मैंने आपको पहले सवाल किया उसमें जवाब दिया था कि अगर उस पात्र को आगे बढ़ना है, उसको चुनाव जीतना है, तो वो क्या क्या कर सकता था। ये क्या क्या कर सकता था, मुझे लगा कि यहाँ पे ये पात्र करेगा। अगर इसको चुनाव उद्देश्य ये है कि उसको चुनाव जीतना है, तो वो चुनाव जीतने के लिए उसने सीखा साम दाम दंड भेद कैसे सब होता है।
अब उसको प्रैक्टिकल करने की बारी है। तो ये फिर मैंने प्रैक्टिकली मयूर को छोड़ दिया कि अब जाके उसके अंदर खेले वो। एक समय मुझे लगा कि उसको हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं भी है, क्योंकि वो भी एक आम इंसान है। हर आदमी के अंदर ब्लैक एंड वाइट दोनों है, ग्रे शेड होता है। तो वो ग्रे शेड मुझे एक जगह पे महसूस हुआ कि ग्रे शेड आना चाहिए, और उस पर्टिकुलर जगह पे मयूर का ग्रे शेड निकल के आना शुरू हुआ। तो बस कहानी उस हिसाब से चलती गई कि यहाँ पे होता तो क्या होता। तो मतलब अगर आप चुनाव जीत जाते बाय चांस, तो आप वैसे ही होते जैसा मयूर रहा कहानी में, या उससे अलग होते? फिर मैं यहाँ नहीं बैठा होता। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, आपकी कहानी में एक जगह है कि मयूर जो है वो जाता है गृह मंत्री के पास, और वहाँ जाके उसके लिए तैयारी होती है पूरी, वो पीता वीता है, और उसके बाद वो अपना गुस्सा और अपनी सारी चीज़ें दिखाता है, अपना रोल दिखाता है। तो वो एक चीज़ जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि कोई कि अभी मुझे चांस भी मिल रहा है और कुछ होने वाला है, तो इस मौके को वो कैश करे। तो ये उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की थी। अभी डीयू में चुनाव हुए हैं और प्रेसिडेंट जो है वो एक लड़की बनी है। नहीं, ड्यू में अंकित दहिया है शायद। अच्छा, मेरे को जो नोटिफिकेशन मिला उसमें शायद एक लड़की का नाम था। लड़की जॉइंट सेक्रेटरी बनी है वहाँ पे। ओके, तो अभी काफ़ी अच्छे चुनाव हुए डीयू में और लड़कियों का काफ़ी अच्छा मोर्चा चला वहाँ पे। आपकी किताब में आपने दिखाया है कि जो लड़कियाँ चुनी गई थी वो सिर्फ एक मोहरा थी, उनके पीछे सारा मेल का वो था, सारे पुरुषों का दमखम था। तो अब इतने सालों के बाद, वो 1999 की कहानी है और आज हम 2019 में हैं, तो 20 साल बाद जब आप चुनाव वगैरह के बारे में देखते हैं डीयू के या जीएनओ के, तो लड़कियां जब जीतती हैं तो आपको क्या लगता है कि वो वाकई अपने दम से जीतती हैं, या उनके लिए कुछ बदलाव आया है, या आज भी वो लड़कियां सिर्फ पुरुषों के लिए एक मोहरा हैं? दिल्ली की बात करें डीयू और जेएनयू की, तो यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ओपन है, और यहाँ लड़कियाँ पहले भी जीतती रही हैं, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं वो जो है मेल सपोर्ट रहा ही है। वो खेल कई बार सेट करने में उन्होंने काम किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, इस साल राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक लड़की चुनाव जीती है। 67 ईयर्स में राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 लड़कियां छात्र संघ अध्यक्ष बनी हैं। ये दूसरी बार हुआ है, और इस बार भी, और दोनों लड़कियां एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। तो वो राजनीतिक परिवार से आने के लिए जो उनको सपोर्ट मिलना था वो सारी चीज़ें पीछे से मिल रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं रहा है, लेकिन इसके साथ एक मानसिकता का भी खेल है बहुत तगड़ा। ये मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखा, ये दिल्ली में उतना विजिबल नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब कोई भी एबीपी हो या एनएसयूआई हो, जब वो पैनल डिसाइड करते हैं उसमें एक लड़की जरूर होती है 4 सीटों के ऊपर। और जब वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट होता है, उस पर लड़कियां जीत भी जाती हैं, और अक्सर वो अगर सुंदर है तो जीतती है। ये अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ वन क्राइटेरिया, और कास्ट फैक्टर भी काम कर जाए। जब वही लड़की जीतने के बाद काम भी करती है, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ती है, तो बुरी तरह से हार जाती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी बड़ी वो रही कि उस पोजीशन पे नहीं बैठने देना है। मतलब उन पे इतना भरोसा नहीं कर सकते कि वो अध्यक्ष बन जाएं? ये भरोसे से ज़्यादा मुझे लगता है कि माइंडसेट को चेंज करने का है, क्योंकि कि वो जिम्मेदारी निभा पाएंगी। नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर सारे के सारे वो आए ही नहीं ना उस तरह। गांव के भी लोग हैं, शहरी भी हैं, सबका माइंडसेट अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्टली घरों के अंदर ये दिमाग में आपके डाल दिया जाता है कि महिलाएं यही काम कर सकती हैं। तो शायद मुझे लगता है कि ये कारण होगा। नीचे की पोस्ट की उतनी वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे चलो जिता दो, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो फलाने भाई साहब भी बनने चाहिए। इस बात का कनेक्शन तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कुलदीप सेंगर जी ने, नैयर जी ने अपनी किताब में लिखा था कि जब इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले थे, तो उसके पीछे भी जो खेल खेला गया था वो पुरुषों द्वारा ही खेला गया था। तो इतने सालों बाद भी अगर देखा जाए तो मतलब कुछ बदला नहीं है। कहानी पूरी सेट कोई और करता है और चेहरा कोई और होता है। इंदिरा गांधी अलग पर्सनैलिटी रही। इंदिरा गांधी को जब मंत्री बनी थी शास्त्री जी के समय में, उनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, और गूंगी गुड़िया कह के, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डर था कि ये आगे निकलेंगी, नेहरू फैमिली से हैं, वो स्ट्रांग, और बचपन से ही उनके अंदर वो था। वानर सेना भी बनाई थी उन्होंने। तो इंदिरा गांधी इस तरह की नेता थी, तो उनके लिए पहले ही माहौल बनाना शुरू हो गया, गूंगी गुड़िया, और ये काम उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने किया था। पार्टी के अंदर जब विरोध शुरू हुआ, कामराज भी बीच में आए थे। मैंने पूरा स्टडी नहीं किया, लेकिन बीच में कामराज उनके सपोर्ट में थे, बाद में विरोध में भी हुए। तो ये सारा का सारा जो है कहीं ना कहीं इस धड़े को दबाना है, उस धड़े को करना है। जब आप मेरी किताब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये विद इन द पार्टी पॉलिटिक्स जो होती है, एक धड़ा कैसे दूसरे धड़े के साथ खेलता है, वो आपको बहुत स्ट्रांगली दिखेगा। और उसमें एक बीच का बंदर भी रहता है
जो बीच का बंदर। जो दोनों के साथ खेलता है। अच्छा, अब एक फिर से एक पर्सनल सवाल कि आपकी अभी जो रिसेंट पर्सनालिटी है और जो आपका एंटरटेनमेंट वाला जोनर है, उसको देख के कई लोग शशि थरूर से भी आपकी पर्सनालिटी को जोड़ते हैं और आप महिलाओं में काफ़ी पॉपुलर भी हैं। तो हमारी जो मैम हैं उनको इस बात से प्रॉब्लम नहीं होती और वो ऐसा तो नहीं कि किसी दिन आपसे कहे कि बस हो गया बहुत, अब छोड़ दो लेखन? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मेरी पहली बीवी जिंदा है अभी तक। तो वो वाला एंगल है नहीं। कई बार ये रिलेशनशिप का मैटर है, क्योंकि आप जब इस तरह के में आते हैं, आपको लोग मिलते हैं। एक तो मैं कोएड में था, तो सिर्फ लड़कियां मेरी दोस्त शुरू से रही, तो कहीं शादी में भी, जब शादी हुई तब भी आई, और हमारी अरेंज मैरिज है। तो वो एक तो था कि हाँ इसके सर्कल में है तो वो कंफर्ट है, लेकिन ये भरोसा जमने में भी समय लगता है। एक ये, क्योंकि मैं मजाक काफ़ी करता हूँ, मजाक करना और एक्चुअल बिहेवियर क्या है वो अब 11 साल में उसको इतना तो भरोसा हो ही गया कि अभी कहीं जा नहीं सकता, हो गया इसका। ये यही रहेगा। चलिए, मेरी तरफ से सवाल हो गए हैं सारे, और किसी और को अगर कुछ पूछना हो तो। ये बड़ा ज़ोरदार बातचीत यहाँ पर चल रही थी, मैं और 2 4 5 ऐसे कुछ सवालों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब ये सत्र पाठकों की ओर जाता है और आपके जहन के सवाल जो होंगे वो आप पूछ सकते हैं। मैं अपना एक पहला पूछ लेता हूँ क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलता हमारे ही प्रोग्राम में हमारे को। ऑथर्स जब लिख रहे होते हैं, मैं ये जिक्र करना चाह रहा था, तो ऑथर्स अपने एक डेडलॉक में बहुत फंसते हैं, कई बार कहानियों को लिखते हुए लेके आते हैं। तो ये 2 मिला हुआ सवाल है मेरा। पहला, आप डेडलॉक में कितनी बार फंसे और निकलने का रास्ता क्या था, नंबर 1। और नंबर 2, आपने लगभग, कल जब हम बातचीत कर रहे थे नवीन जी के साथ में, तो इन्होंने बताया कि लंबे समय से, जब से इनकी छात्र राजनीति का वक्त था, तब से ये स्टोरी तो प्लॉट हो रही थी, लेकिन 1.5-2 साल के दौरान में आपने लिख के इसे बाहर लाया। तो क्या वो किताब फाइनल वर्जन में जो हाथ में आज हमारे पास होती है और एक प्रिंटेड किताब आपके हाथ में आई, तो वो वही किताब थी जो नवीन चौधरी ने सोच के लिखनी शुरू की थी? आंसर नहीं, जो शुरू हुआ था ये किताब वो है ही नहीं, बल्कि इस किताब में जो सबसे बड़े खिलाड़ी आपको आखिरी पन्ने पे मिलेंगे, वो खिलाड़ी इस किताब के 6ठे, ये 7वां ड्राफ्ट है, 5वें ड्राफ्ट तक तो वो पूरी किताब में ही नहीं थे। तो वो आए ही बाद में, जब वो यही चलता था कि नीरस ना बने, एंटरटेनमेंट बने, क्या नया निकल के आएगा, उसमें आया। डेडलॉक की जहाँ तक बात है, मैं बहुत बार फंसा, क्योंकि और ये इसीलिए शायद 6-7 ड्राफ्ट हो गए। 6-7 ड्राफ्ट से ये मतलब नहीं कि मैंने 6 बार पूरी की पूरी किताब लिखी, कई बार मैं आधे में ही रुक गया, और 10 चैप्टर लिखने के बाद मुझे लगता है कि तो कहानी नहीं बन रही है, पूरा ट्रैश, फिर नए सिरे से शुरू होता है। जब मैंने पहला चैप्टर इसका लिखा था तो ये था कि कहानी फ्लैशबैक में जाएगी, और ये 5वें ड्राफ्ट तक गौरव जी ये चीज़ थी कि नरेटर जो है वो जयपुर में बस से आता है। जयपुर में अगर आप दिल्ली से वॉल्वो बस से आते हैं तो बस रुकती है रात के टाइम में, और ऑटो वाले अंदर से एक आपस में तय करते हैं, ये जो है ना, ये मेरा ग्राहक है, ये मेरा ग्राहक है, ये मेरा ग्राहक है, तो ऐसे इशारे कर रहे हैं। तो नरेटर को कोई दिखा रहा है इस तरह से, और नरेटर डरा हुआ है कि ये क्या हो रहा है, कोई लूटपाट की प्लानिंग तो नहीं हो रही है। ये मेरा शुरू तक था कि, और यहाँ से जब वो सड़क पर जाएगा, कॉलेज दिखेगा और वो कहानी बताएगा। और एक समय मुझे लगा कि ये नहीं है यार, कहानी ना वो कुछ तो धमाकेदार होनी चाहिए। और उसके बाद पहला चैप्टर चेंज होता है और पहला चैप्टर एक शूट आउट से शुरू हो जाता है। तो ये चेंज हुआ। एक बार मुझे ऐसा फील हुआ कि जो पॉलिटिक्स में दिखाना चाह रहा हूँ, पॉलिटिक्स हो ही नहीं रहे, मयूर तो अब हीरो बनता चला जा रहा है, और मयूर हीरो नहीं है, क्योंकि जो एंड मैंने सोचा था उस एंड के हिसाब से ये बना नहीं उस तरह का। तो वहाँ पे फिर वो चीज़ें फिर से चेंज हुई। तो ये डेडलॉक आता रहा, अब उसको तोड़ा कैसे जाए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मैक्सिमम टाइम ये हुआ कि मैंने 1-2 दिन छोड़ दिया, किताबें पढ़ी, टीवी देखा, इधर उधर दोस्तों से मिलने चला गया, कहीं पार्टी कर ली, वो पूरा दिमाग कहानी से हटा दिया। उसी बीच में कहीं ना कहीं से कुछ एक क्लिक करता है कि यार अगर ये ऐसा होता तो, सो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चलता रहा वो। गुड इवनिंग सर। सर, अभी अंकिता मैम ने आपसे कहा था कि लड़कियां जब कोई भी चुनाव जीतती हैं या फिर महिलाएं, तो उनका कारण सुंदरता होती है। इस बात को आप कहाँ तक सच मानते हैं, और मयूर ही प्रोटैगोनिस्ट क्यों था, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी। जिस राजनीति को मैंने देखा वो पुरुष प्रधान ही रही, तो ये कारण रहा कि वो मयूर है। ऐसा नहीं कि उसमें लड़की नहीं है। मयूर की एक दोस्त है श्रुति, और श्रुति अपने टाइम के हिसाब से और जयपुर के हिसाब से बहुत बोल्ड है, जिसको
मैं एक रियल फेमिनिस्ट मानता हूँ, श्रुति वो फेमिनिस्ट है, क्योंकि उसको ये पता है उसको क्या करना है, उसको ये पता है उसको क्या नहीं करना है। ये क्या नहीं करना है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वो एंगल ऐसा नहीं है कि वो नहीं है उसके अंदर। जो आपने कहा कि सुंदरता से जीतने वाली बात, ये वोटर्स के माइंडसेट का, यूनिवर्सिटी के अंदर का खेल है, लेकिन वो भी मुझे लगता है टाइम के साथ चेंज होगा। उस समय शायद ऐसा चलता था क्योंकि वहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर को एजुकेशन सिर्फ डिपार्टमेंट्स में है, कॉलेज में नहीं है, तो आप माइंडसेट वहीं से समझ सकते हैं। हेलो सर। सर आपकी पूरी कहानी सर राजनीति पर है, तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जब हम समय में बात करते हैं राजनीति का या पॉलिटिक्स का, तो काफ़ी निगेटिव टर्म इसको सुनने को मिलता है। जब राजनीति शब्द ही आता है तो दिमाग में नकारात्मकता अपने आप आ जाती है। तो आप राजनीति को किस तरह परिभाषित करते हैं, या तो आपने अपनी कहानी में राजनीति को किस तरह परिभाषित किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ। कहानी में राजनीति का नकारात्मक साइड ही ज़्यादा दिखा है, कहानी के अंदर वही साइड है जो आपने कहा। लेकिन अगर मुझसे निजी तौर पर पूछे मैं राजनीति को कैसे देखता हूँ, तो ये कल जब हम बात कर रहे थे, हम राजनीति को छोड़ सकते हैं, राजनीति हमें नहीं छोड़ती है। यहाँ आप बैठे हैं, सरकार कहीं ना कहीं काउंट कर रही है कि आपने कहाँ पे खर्चा किया और आप क्या कर रहे हैं, तो राजनीति तो हमेशा आप पे नज़र रखे हुए है। पॉजिटिविटी मुझे लगता है कि नेगेटिव इसका साइड है ही, क्योंकि ये पावर का पूरा गेम है, नेगेटिविटी रहेगी, लेकिन पॉजिटिविटी भी है उसके अंदर। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि काम करते हैं, चुनाव जीतते हैं, उनके साथ करप्शन के इश्यूज़ नहीं है। एज अ वोटर हमारी दिक्कत है कि हम करप्ट हैं। जब मैं मैम के उसका जवाब दे रहा था कि सुंदर लड़की है तो आपने वोट दे दिया, तो ये आपकी बेवकूफ़ी थी जब आपने इस कारण से वोट दिया। आपने उसको इसलिए वोट नहीं दिया कि ये लड़की आवाज़ उठा सकती है, या आपने किसी लड़के को भी वोट दिया तो उस लड़के को इसलिए नहीं दिया गया था कि ये लड़का बहुत अच्छा नेता है, वो इसलिए दिया गया था कि या तो मेरे गांव के पास का है या ये मेरी कास्ट का है। तो हम अभी भी तो वैसे ही वोट देते हैं ना। क्या हमारे को नहीं लगता कि अच्छा अपने घर के पास फलाने साहब हमारे जानने वाले हैं, चाहे कितने ही करप्ट हैं, पर अपने जानने वाले हैं तो इसलिए वोट इनको दे दिया जाए। तो दिस इज़ व्हाट वी डू। तो जो हम है, पहले होता था यथा राजा तथा प्रजा, अभी कहानी उल्टी है, हमारा नेता वैसा है जैसे हम हैं, तो हम वही कर रहे हैं। ट्रैफिक फाइन्स की अगर हम अभी बात करें, ट्रैफिक फाइन्स को लेके बड़ा हल्ला मचा है कि इतना ट्रैफिक फाइन क्यों सरकार ये कर रही है, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसका विरोध हो क्यों रहा है, कौन विरोध कर रहा है? मैं तो रेड लाइट जंप नहीं करता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जिस दिन एक्सपायर होता है उससे 3 दिन पहले कराता हूँ, तो इसलिए मुझे कोई शिकायत उस चीज़ से हुई नहीं। लेकिन अगर मुझे लगता है, मेरे साथ अभी जब मैं रिन्यू करवा रहा था तो मेरे साथ एक भाई साहब थे जिन्होंने 2015 में आखिरी बार PUC लिया था, उनको तकलीफ है, तो वो अपना नेता भी वैसे चुनना चाहते हैं। तो हमें जैसा नेता चाहिए हम खुद वैसे बन जाए। इसका मतलब ये है कि राजनीति हम खुद से ही डिफाइन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर एक सवाल और था कि इसमें सर आपने अपने राजनीतिक जीवन को जो दिखाने की कोशिश की है, तो जैसे आपने बात की कि कहानी नीरस ना हो जाए इसके लिए कुछ फेरबदल किए हैं, तो क्या फेरबदल करते वक्त कुछ वास्तविकता से भी आप हटे हैं उसमें? कहानी मेरी नहीं है, कहानी जो है मैंने कई घटनाएं जो देखी हैं, या कहीं या तो मैं उसका पात्र था या मैं कहीं बाहर से दिख रहा था, तो वो मैंने देखा है। वास्तविकता से जहाँ तक हटने का, तो फिक्शन इसमें बहुत सारा है। 3-4 घटनाएं उसमें वास्तविक हैं। एक उसमें रेप केस के ऊपर पूरा आंदोलन खड़ा होता है, वो 96 में हुआ था राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आज तक मतलब इतना विभत्स था कि आज तक लोगों को याद है। तो वो एक वास्तविक घटना है, लेकिन उस वास्तविक घटना के साथ कई और चीज़ें हैं। उस लड़की की मानसिकता या उसके दिमाग पे उसके बाद क्या असर हुआ, ये मैंने पूरा कल्पना से लिखा है। मैं एज्यूम करता रहा, जो अंकिता का एक सवाल था कि आप कैसे देख रहे हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मैं उस लड़की की जगह होता, शायद मैं लड़की वाले वो इमोशन नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी एक ह्यूमन के तौर पे मैं उस ट्रॉमा को कैसे देखूंगा, तो वो देखने के साथ वो कल्पनाशीलता वहाँ आती है और वहाँ पे आप उसको डेवलप करते हैं। और कहानी वास्तविकता से अलग ना हो। कल जब गौरव से मैं बात कर रहा था, जब इन्होंने पात्रों की बात, जब इंट्रोडक्शन के बारे में भी कह रहे थे, तो पात्र जो बहुत सारे हुए, पात्र बहुत सारे होने की वजह 2 थी। एक तो ये कह सकते हैं कि मेरी पहली किताब है, शायद मुझे पता नहीं कि मैं कम पात्रों में इसको कैसे समेटता, ये मुझे एक दिक्कत दिखी। दूसरी चीज़ मुझे दिखी कि कई घटनाएं, राजनीति के अंदर 4 ही लोग नहीं चल रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि पीछे हैं, पर्दे के पीछे, जो आपको नहीं दिखते हैं, उनकी वजह से बहुत कुछ हो जाता है। तो वो उन पात्रों को दिखाने की स्थिति। एक इसमें लड़का है निशांत पारीक। निशांत पारीक का सिर्फ एक चैप्टर में जिक्र है, और निशांत पारीक राजनीति की बलि चढ़े जाते हैं, आत्मदाह कर लेते हैं चढ़ाने पे किसी के।
अब निशांत पारिक वाला हिस्सा या तो मैं इस इंसिडेंट को पूरा इग्नोर कर दूं, पर ये इंसिडेंट पॉलिटिक्स को चेंज कर रहा है यूनिवर्सिटी की, तो इसलिए वो इंसिडेंट दिखाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन निशांत पारिक का क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि निशांत पारिक वहाँ जल गया तो आपको बुरा लगेगा कि यार बुरा हुआ, लेकिन जब उस लड़के का डिस्क्रिप्शन जाता है कि निशांत जो है ऐसा सिंपल सा क्यूट सा लड़का था, जुगल हंसराज जैसा दिखता था, गोरा था, कर्ली हेयर्स थे और इस तरह का था, तो आप उस पात्र को अपने दिमाग में बनाना शुरू करते हैं, उसको बनाना शुरू करते हैं। फिर जब उसके साथ बुरा होता है तो आपको बुरा महसूस होता है, तो वो जो जुड़ाव चाहिए कहानी के साथ, तो उसके लिए फिर कई सारी चीज़ें वहाँ पे फिक्शनल आपको क्रिएट करनी पड़ती हैं, बट एट द सेम टाइम वो वास्तविकता बनी रहे। नवीन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी को सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि एक कलम के साथ जो कर रहे हैं न्याय, हिंदी के साथ खास तौर से, क्योंकि अभी हिंदी दिवस निकला है और हम लोग हिंदी दिवस के बहुत बड़े पखवाड़े बना दिए, लेकिन सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, और बोला भी है। तो ऐसा है कि मेरी जितनी देर से जब मालूम चला गौरव जी कि ये, मैं क्षमा चाहूँगा, 2 मिनट ज़्यादा ले लूँगा, क्योंकि मेरी आपने दुखती नस में मैं शिवरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ लेकिन मैं शिवरिंग नहीं करता, ये मेरे बच्चे बैठे हैं। एक्चुअली मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी, सिर्फ चर्चाएं मैडम ले रही थी, जो आपका साक्षात्कार। मैं खुद छात्र राजनीति से हूँ, पहली बात तो बता दूँ, और उत्तर प्रदेश से हूँ, और उत्तर प्रदेश में मैंने दोनों इलेक्शन जीते हैं, और दोनों इलेक्शंस में मैं जो मेरी ज़िंदगी में घटा है मैं जानता हूँ, वो बहुत लोग नहीं जान पाएंगे। ये जैसे जिज्ञासु बच्चा है और जैसे ये बच्चे बैठे हैं, इनको मालूम भी नहीं है कि छात्र राजनीति कितनी अच्छी और कितनी बुरी है, जो आपने दिखाया होगा। मेरे ख्याल से आपने गुलाल जो फिल्म का जिक्र किया, उसके पहले फिल्म आती है हासिल, उसमें भी ऐसे ही दिखाया गया। और उसके बाद थोड़ा सा अगर देखें तो जो भोपाल में शूटिंग हुई आरक्षण, फिर अजय देवगन की एक फिल्म आती है राजनीति, उसमें भी ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई। लेकिन फिल्मों में और काल्पनिकता में अलग अंतर है। मैं जब चुनाव लड़कर बना तो मेरे साथ जाति, पार्टियां, सब कुछ होते हुए, और मैं अभी थोड़ा बहुत ठीक हो गया हूँ, लेकिन उस टाइम पर मैं बहुत भद्दा हुआ करता था। और मैं पहले दोनों इलेक्शंस एक बार में जीता, कभी हारा नहीं। एंड ऑफ द टाइम 2000 में मैं जीता, लेकिन बाहुबली को लड़के को हराया था, तो ये हुआ कि मेरे को शहर छोड़ना पड़ा, और वहाँ से मेरी दिशा बदली कि मैंने शहर छोड़ा और राजनीति को छोड़ दिया। लेकिन मैं, वो कीड़ा होता है ना वायरस, जिसमें आपने पुस्तक में लिखा होगा, वो कीड़ा होता है राजनीति का। फिर भी मैं इंदौर में जॉब करता था, और 2008 तक मैं छुट्टी लेकर स्पेशली 1 महीने, क्योंकि विजिटिंग फैकल्टी था, मैं स्पेशली वहाँ जाता था और अपने घर नहीं जाता था। मैं किसी हॉस्टल में रुकता था या मैं किसी के घर पर रुकता था, पूरा मैनेजमेंट करता था, और मैंने अपने बाद भी लोगों को जिताया। 2 कि मैं बच गया, एक तो जिंदा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ माँ बाप की चिंता थी। दूसरा ये कि एक इंसिडेंट छोटा सा बताता हूँ। एक लड़के का मैंने एडमिशन कराया था जब मैं सेक्रेटरी था, मोहम्मद साहब नाम हुआ करता था उसका, और जब मैं अध्यक्ष बन गया तो मैं कॉलेज जाना बंद कर दिया। तो एक दिन मैं छात्र संघ को खोला और बैठ गया, तो उस लड़के ने कहा कि भाई साहब आप हाथों में चूड़ियाँ पहन लीजिए, चूड़ियाँ पहन लीजिए, कि आप लड़ते क्यों नहीं हैं, गोली क्यों नहीं मारते जो आपके सामने वाला है। तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, और शाम का मैं ताला बंद करके निकल गया। मैं बाहर आ गया, और ठीक 1 साल बाद मुझे एक फ़ोन पर सूचना मिलती कि मोहम्मद शाह को गोली मार दी गई। उत्तर प्रदेश की राजनीति ये है कि मेरे कितने से दोस्त और कितने लोग मार दिए जाते हैं। और जो आपने उस पुस्तक में जिक्र किया कि राजनीति आज, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो कोई भी हो, कितनी गंदी, और वाकई में मैं आपको सलाम करता हूं कि अगर आपने जो एक सबसे बड़ी चीज़ में आपको कहीं पर भी आप जाएं तो इन युवाओं के अंदर एक जो मैसेज है, मैं टीचिंग भी करता हूं, तो उनके अंदर राजनीति को लेकर एक बहुत गंदा दलदल है। राजनीति वो चीज़ है जब हम एक देश का नेता ये कहता है कि राष्ट्र, युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति, और युवाओं को सिर्फ एक हथियार के तौर पर पूरी राजनीतिक पार्टियां यूज़ कर रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है, युवा अपने अधिकारों की, अपनी क्यों नहीं जाते आप राजनीति में, अपने अधिकारों के लिए क्यों नहीं लड़ते, और जो लड़ रहे हैं तो वो बुरे बनते हैं। थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा बोल के क्षमा चाहता हूँ सभी लोगों से। थैंक यू सर। इसी पे आपकी बात पे जो ऐड करूंगा, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति और जो हासिल में दिखाया भी था, हर स्टेट की राजनीति अलग तरीके से है। उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंसा ज़्यादा है। अगेन किस तरह से, मुझे याद है कि राजा भैया के लिए मेरे एक दोस्त इतने गर्व से बताते हैं क्योंकि वो उनकी जाति से आते हैं। राजस्थान में एक गैंगस्टर को शूट आउट में मारा गया था 2 साल पहले, आनंद पाल सिंह नाम है। आनंद पाल सिंह के मर्डर के बाद राजस्थान में उनकी जाति के संगठनों ने आग लगा दी थी, कुछ जगह कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो अगर हमें हीरो वो बनाने हैं तो फिर हीरो वही रह जाएंगे। और जो इनके सवाल का जवाब था कि वो अब यथा राजा तथा प्रजा नहीं है, यथा प्रजा तथा राजा होगा, तो वो हमें चेंज करना है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि युवा को राजनीति में आना चाहिए और उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन होगा। नमस्कार। आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि मैं
धर्म के या जाति के आधार पर अगर किसी की मौत हो रही है तो मैं उस पक्ष के साथ में नहीं हूँ। लेकिन पिछले अगर 5-7 सालों से देखा जाए तो ये हमारे देश में विटंबना कहेंगे कि बड़े पैमाने पे हो रहा है और उसको करने वाले भी बड़े महिमा मंडित हो रहे हैं और देश में सत्ता में भी वापस आ रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि राजनीति में अब ये स्वीकार हो चुका है कि धर्म और जाति दोनों करने के बाद भी आपको स्वीकार किया जाएगा? राजनीति में ये तो आज़ादी के बाद से स्वीकार किया हुआ है हमने, धर्म और जाति के आधार पे ये चलता रहा है और ये 5-7 साल नहीं, उससे पहले से होता रहा है। गाय वाला इंसिडेंट आजकल बड़ा स्ट्रांग है। मैं राजस्थान में हूँ, अलवर और मेवात का जो एरिया है वहाँ आप 90s की कभी हिस्ट्री उठा के देखिएगा, वहाँ गाय का मुद्दा किस तरह से उठता था। तो ये सारी चीज़ें हमेशा होती रही हैं और यही मेरा पॉइंट है कि उस समय विरोध नहीं हुआ क्योंकि एक किसी के पक्ष में था, जब वो हट गए तो दूसरे ने विरोध किया क्योंकि ये हमारी पॉलिटिक्स को सेट करता है। ये जब तक चेंज नहीं होगा ना, जब तक हम इस चीज़ पे मना करना नहीं शुरू करेंगे कि नहीं आप धर्म के नाम पे नहीं मार सकते किसी को, आप किसी को खाने से नहीं रोक सकते किसी भी चीज़ को, तो तब तक ये चेंज नहीं होगा। हम अपनी पॉलिटिक्स या अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से उसको चेक कर लेते हैं कि अच्छा ये ठीक हुआ है कि ये ठीक नहीं हुआ है, हम उसके बहाने खोजने लग जाते हैं। तो किसी को भक्त कह देते हैं और मैं उनको अंग्रेजी में कॉमरेड कह देता हूँ, तो वो दोनों ही एक जैसे लोग हैं। जो इधर करते हैं वो वही बात इधर करते हैं। मेरे एक कम्युनिस्ट दोस्त हैं, उनसे कुछ दिनों पहले चर्चा हो रही थी तो वो बता रहे थे कि ये गलत हुआ है, वी बिकेम ए लिंचिंग नेशन वगैरह। मैंने कहा हाँ समवेयर वी आर। और फिर थोड़ी बहुत बात करते करते मैंने उनको कुछ घटनाएं और बताई। कहते उनको तो मारना ही चाहिए था। उनको क्यों मारना चाहिए था? क्योंकि वो तुम्हारी पॉलिटिक्स के साथ नहीं है। तो जब आपने कह दिया उनको मारना चाहिए था तो भैया फिर तो ये भी कहेगा मुझे तुमको मारना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि मुझे मारना नहीं चाहिए, ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और दोनों साइड को करनी पड़ेगी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर सवाल ये है कि कहानी दो ही तरीके से लिखी जा सकती हैं, या तो मतलब फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती हैं और या तो थर्ड पर्सन में लिखी जाती हैं। तो ये चुनाव सर आपने कैसे किया कि किस उसमें लिखी जाएगी? मैं फर्स्ट पर्सन में कंफर्टेबल था, तो मेरे कंफर्ट के ऊपर था। मैं कभी चाहूँगा वो ऐसा रहे क्योंकि मेरे लिए फिर मुश्किल काम, अभी मुश्किल है तो चैलेंज है तो मैं लेना चाहूँगा। हेलो, नमस्कार नीरज सर। मैंने आपकी किताब तो नहीं पढ़ी पर आपके किताब के बारे में जिसने भी फेसबुक में लिखा उन्होंने लिखा कि आप राजनीति में कुछ अलग करना चाहते हैं या कुछ अलग हट के दें तो आपकी किताबें पढ़ें। मेरा एक क्वेश्चन है सर, मैं एक पार्टी के लिए एक्टिविस्ट भी हूँ तो कार्यकर्ता हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है, किसी भी पार्टी में 5 टाइम्स 7 टाइम्स जो MLA बन जाते हैं सर या MP बन जाते हैं, उनके नीचे काम करने में कोई भी सामान्य आदमी ऊपर नहीं उठ सकता सर। वो पहले ही उस कार्यकर्ता को ख़त्म कर देना चाहते हैं कि वो आगे ना निकले। ये हर पार्टी में करते हैं। मेरे ही जो क्षेत्रीय MLA हैं, मैं इनके लिए काम किया, वो कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ हैं। तो सर वहाँ ऐसा क्या होना चाहिए कि आपको भी वहाँ कोई देखे, आप भी कुछ अलग कर सकें? देखिए सर, मारना बुरी बात है। जगह होता क्या है नॉर्मली, और ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये हर जगह, कॉर्पोरेट में भी अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट में क्या होता है, बॉसेस हमेशा कोशिश करते हैं, सारे बॉस नहीं करते, मैं नहीं करता, कम से कम कह तो सकता यूँ करूँ, करता भी हो तो, कि हम नीचे वाले को पनपने नहीं देते क्योंकि एक असुरक्षा का भाव है। अगर आपको अपनी जगह बनानी है तो मेरे ख्याल से वो जगह बनाने के लिए किसी सीनियर के साथ काम करने का ये फ़ायदा होता है कि आप सीखते हैं चीज़ों को। सीखने के बाद आगे आपको अपनी जगह कैसे बनानी ये देखना पड़ेगा। जो और वो अंकिता ने लिखा था कि अगर आपको राजनीति समझनी है तो आपको एक किताब पढ़नी चाहिए, तो वहाँ मयूर ने वही किया जो इनके एक सवाल में भी था कि वो एक पैक के बाद उसने कैसे कहा। मयूर ने वही किया था, उसने पहले सीखा, चीज़ों को समझता रहा, तब तक चुप रहा जब तक उसको लगा कि माहौल नहीं है। जैसे उसको माहौल लगा उसने अपना सारा वो फैलाना शुरू कर दिया। तो यही करना पड़ेगा, आपको अपना क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा, किस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं और आप अपनी पहचान अलग किस तरह से बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पहचान का खेल तो है ही राजनीति के अंदर, तो वो पहचान आप क्रिएट करिए और फिर अपनी जगह आपकी बनी जाएगी। मैं रियल एंडिंग पसंद करता हूँ। इस बुक के अंदर भी जो है वो कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, हालांकि वो आप उसको पढ़ने के बाद निराश नहीं होंगे, वो क्योंकि मैंने कहा कि वो एंटरटेनमेंट वाला एक एंगल था, तो वो सस्पेंस बुक में एक बना हुआ है कि जो पहले चैप्टर का शूट आउट है वो एंड तक आके खुलता है, तो वो एंटरटेनमेंट है लेकिन वो एक तरह से रियलिटी को ही रखा है, उसमें सब कुछ गुडी गुडी नहीं हुआ कि हर आदमी अच्छे उसमें निकल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रियल लाइफ में कभी अच्छा होता है कभी नहीं होता है,
इवन मैं फिल्में देखता हूँ तो मेरी फिल्में उसी तरह की मैं देखना पसंद करता हूँ, तो वो मेरा टेस्ट वैसा है। छात्र राजनीति की बात हो रही है और जो युवा साथी हैं वो बिल्कुल अपनी जिज्ञासाएं एक एक करके पूछ रहे हैं अपने छात्र राजनीति के गुरु से। एक बहुत बेहतरीन और सार्थक चर्चा एक ऐसे सब्जेक्ट पर, ऐसे विषय पर जो कहीं ना कहीं हमें, बिल्कुल बहुत सही कहा नवीन चौधरी ने कि हम राजनीति को पसंद या नापसंद कर सकते हैं, हम उनके साथ लगातार सक्रिय या राजनीति से दूर हम हो सकते हैं, लेकिन राजनीति हमसे दूर नहीं होती है। हम किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं अपने जो स्पेशली इस देश की राजनीति करें या ग्लोबल भी, पॉलिटिक्स इज समथिंग जो पूरा गवर्नेंस की बात हो जाती है, इस पर एक बड़ा कैनवास है, तो वो इस तरीके से होता है जो आपको अफेक्ट करता है, या आप उनके मोहरे हैं या तो आप उनको फायदा दे रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ ना कुछ है। आपका होना मैटर करता है, आपका होना बहुत मैटर करता है। और जब जनतंत्र की बात हो रही है और आज की जो चर्चा है वो यही ब्यूटी है कलम के डिस्कशन की कि ये किताब की चर्चा के साथ साथ एक तरीके के उस विचारधारा पर भी बातचीत होती है कि अल्टीमेटली समाज को हम देखते कैसे हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। और जैसा नवीन जी की और अंकिता जी की बातचीत से निकल के आया कि कोई विचारधारा या कोई विंग का कोई समर्थन नहीं है, लेकिन हाँ अगर पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो पॉलिटिक्स में जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एक और मसला सर जो कल की बातचीत में रह गया कि टाइटल क्यों चुना गया जनता स्टोर, जो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है। और उसमें उसका एक्चुअली ये सवाल तो बहुत कॉमन है जो किसी भी किताब के लिए किसी लेखक से पूछा जा सकता है, उसका आंसर बड़ा मजेदार है, उसके पीछे रिसर्च है। मुझे लगता है कि इस सवाल के साथ आप कंक्लूड करें और फिर हम प्रोग्राम को एंडिंग की ओर आगे बढ़ाएं। जनता स्टोर क्यों था इसका टाइटल, क्योंकि उसके पीछे जो लॉजिक आता है वो बहुत पावरफुल है, वो मैसेज अपने आप में दे देता है। प्लीज। उससे पहले सर एक क्वेश्चन का आंसर मैं सर का, जब सर कह रहे थे कि क्या हम एक्सेप्ट करने लगे धर्म और राजनीति वाला, तो सर उसमें एक पॉइंट जो आपने कहा ये मार्केटिंग में हम करते हैं और ये कहीं ना कहीं इस मार्केटिंग का हिस्सा है कि जिस चीज़ को हम आपको यूज़ करवाना चाहते हैं हम धीरे धीरे हिट करना शुरू करते हैं। तो वो पहले 80s के दौर में हमें ये बताना जाना शुरू हुआ कि करप्शन सही है, करप्शन सही है, काम हो रहा है, हमने करप्शन का एक्सेप्ट किया। ऐसे ही धर्म वाला हिस्सा जो है अभी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, वो हिट होता जा रहा है। एज अ वोटर और एज अ सिटीज़न ये हमारा काम है कि हम उसके विरोध में खड़े कितने होते हैं। हम नहीं खड़े होंगे तो ये एक्सेप्टेबल बन जाएगा, तो ये हमें इससे बचना है। दूसरा जो सवाल था जनता स्टोर नाम का, तो इसका नाम एक्चुअली मेरे लिए बड़ा कठिन था शुरू में, और उसमें मेरे एडिटर ने बड़ी हेल्प की इसको चुनने में, क्योंकि ये किताब उस जयपुर को नहीं दिखाती जो जयपुर बड़ा रूमानी सा जयपुर है, हवा महल है, उसके आगे बंदेज की साड़ी और वो दुपट्टे उड़ रहे हैं और एक हीरोइन गाना गा रही है, वैसा जयपुर है ही नहीं, अलग जयपुर है, उस परकोटे के बाहर का जयपुर है जिसको कि पिंक सिटी, जो पिंक सिटी नहीं है। तो ये जयपुर कैसा दिखे और इस जयपुर का कनेक्शन कहाँ से बने, तो पहली चीज़ थी कि क्या कोई अड्डेबाजी वाली जगह होती है लड़कों की, तो अड्डेबाजी सा है कि जनता स्टोर जो है यूनिवर्सिटी के सामने एक मार्केट है, उस मार्केट का नाम जनता स्टोर है। तो लेकिन सिर्फ ये वजह काफ़ी नहीं थी, तो जनता स्टोर रखें या हम कुछ और रखें, बिसात रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चालें हैं, वो होना चाहिए। तो जनता स्टोर मार्केट की कहानी अपने आप में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जनता स्टोर जो मार्केट है वो मार्केट है, वो उसको दुकान नहीं है, जनता स्टोर नाम से दुकान रखती है। वहाँ पे 1970 में एक दुकान खुली थी जिसका नाम था जनता स्टोर। बापू नगर बाजार बना, बापू नगर मार्केट बना, मार्केट में जनता स्टोर नाम की दुकान खुली। मम्मी ने कहा बेटा जाओ जनता स्टोर से ये ले आओ, जनता स्टोर से राशन ले आओ। उसी बगल में आइसक्रीम की दुकान खुली होगी या फोटो स्टेट की दुकान खुली, तो किसी ने कहा जनता स्टोर से फोटो स्टेट करा लाओ। तो ऐसे करके उस मार्केट का नाम जनता स्टोर पड़ा। 2 साल के बाद वो दुकान बंद हो गई, शायद 72 या दुकान बंद हो गई। 2019 में आप जयपुर में किसी को पूछे बापू नगर मार्केट है तो वो आपको बापू बाजार पहुंचा देगा, बापू नगर मार्केट नहीं पहुंचाएगा। आपको कोई जनता स्टोर जाना है, आपको जनता स्टोर ले जाएगा। तो उस पूरे जनता स्टोर के अंदर जनता स्टोर नहीं है, लेकिन वो जनता स्टोर है। अब जनतंत्र की बात करते हैं। जनतंत्र में जो बातों से आप लोगों के भी निकल के आ रहा है कि हम कहाँ हैं, लेकिन वो जनतंत्र है। जन नहीं है लेकिन तंत्र बचा हुआ है, पर वो जनतंत्र है। तो कहानी ये थी कि जो है वो नहीं है, फिर भी वो है। तो ये करके जनता स्टोर बना कि जो जनता स्टोर नहीं है वो जनता स्टोर है, और वही सब सच बनाया हुआ है। और सर हमने लोगों को यकीन दिला दिया कि बापू नगर मार्केट जो है वो जनता स्टोर है।
और इसी के साथ आप जब जनता स्टोर पढ़ते हैं तो आप में से बहुत से लोग जयपुर घूम के आ चुके होंगे या जयपुर से ताल्लुकात होगा आपका एज अ विजिटर या वहाँ के नेटिव प्लेस को लेकर के, लेकिन आपको बहुत ही खूबसूरत सा शहर, क्योंकि इतना माइन्यूट डिटेल किसी लेखक ने किया है, मैंने इस मामले पे तो इनको क्रिटिसाइज भी किया है कि आप इतना माइन्यूटली डिटेल करते हैं कि किसी पटवारी के पास जैसे नक्शा हो तो 15 फीट आगे जाने के बाद फिर एक दीवार भी है, फिर ये भी हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा शहर अपनी आंखों के सामने दिखता है कि यूनिवर्सिटी कहाँ है, कौन सी रोड कैसे आती है। ये हो सकता है कि उस शहर से लेखक का इतना गहरा नाता है और अपना प्यार है, तो वो चाहते होंगे कि वो उस तरीके से बाहर आए। रायपुर के लिए कोई लेखक अगर लिखना चाहे तो मुझे भी यही लगता है कि वो पंडरी से लेकर के वो तात्यापारा होते हुए जब सड़क बताएंगे तो उनको भी यही दिक्कत होगी और उनको ये नहीं समझ में आएगा, मुंबई वाले को उससे कोई लेना देना नहीं हो रहा है वहाँ पर, लेकिन अपने शहर के लिए एक अपना लगाव और एक अपना प्यार होता है। तो इसी के साथ एक जोरदार तालियों के साथ ये जो चर्चा यहाँ पर आयोजित हुई, नवीन चौधरी जी यहाँ पर आए, अपनी जनता स्टोर पर बात किया, ना सिर्फ जनता स्टोर अपनी किताब पर बल्कि उसके इर्द गिर्द के सारे पात्र और ये तमाम लोग, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल पेशेंस के साथ एक किताब पढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आप सभी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो कई चीज़ें ऐसी दिखती हैं जो बिल्कुल एक प्रेम कथा में बिल्कुल क्लियर केमिस्ट्री दिखती है ना, लड़का पसंद कर रहा है, लड़की भी पसंद करना चाहती है और माता पिता कोई ना कोई एक विलन बन जाता है और कुछ इस्तेमाल करता है, ऐसे ताने बाने हैं। शायद आप पढ़ेंगे और आपके अपने टेस्ट का ये किताब निकल सकती है जिसमें आपको आनंद आ सकता है। और श्री सीमेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल्प फाउंडेशन, हयात रायपुर का एक संयुक्त प्रयास, कलम की 42वीं कड़ी जिसमें आप सभी यहाँ पर शामिल हुए। हमारे साथ नवीन चौधरी आए और बातचीत करने के लिए। नवीन चौधरी जी को दिल्ली से रायपुर आने में जितना वक्त नहीं लगा, यकीन मानिए उनसे 8 गुना ज्यादा वक्त निकालकर जशपुर से अंकिता आई हैं। एक बार अंकिता के लिए जोरदार तालियां। उनकी ट्रेन बड़ी लेट रही, जशपुर से झारसुगड़ा तक पहले सफर करना, फिर वहां से यहाँ आना, और आज ही इनका भी एक सत्र था स्टूडेंट्स के साथ में, तो डिग्री गर्ल्स में इनका अपना सेशन भी था, वो अटेंड करने के बाद अब हमारे तक आए। ये बताता है कि हम वाकई रचनात्मक क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में किस तरह से हम सब सक्रिय हैं और कैसे हम करना चाहते हैं। अल्टीमेट जो मज़ा है कलम का शायद वो लेखक और पाठक संवाद ही है। ये आपस में जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, ये जब तक आपस में बातचीत करते रहेंगे तब तक सब कुछ अच्छा है। मुझे लगता है, मैं थोड़ा आशावादी वाला आदमी हूँ, मुझे लगता है हिंदी दिवस मनाए या हम ना मनाए, इस तरीके की गतिविधियाँ करते रहेंगे सब अच्छा होता रहेगा, हिंदी भी, अंग्रेजी भी, छत्तीसगढ़ी भी। और अब ये मौका हमेशा जहन में रहे और नवीन चौधरी जी को छत्तीसगढ़ और आज की शाम याद रहे। जनता स्टोर में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिसमें जो हो रहा है वैसा कुछ नहीं हो रहा है, जिस जगह पे हो रहा है उस जगह से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप यहाँ पर का उदाहरण ले सकते हैं, आप बार में बैठे हैं, पीने वालों के लिए भी दुख का कारण है और ना पीने वालों के लिए भी दुख का कारण है, किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है और किताबों की चर्चा हो जा रही है, तो इस तरीके का ही कुछ जनता स्टोर है ये। मैं जया जादवानी जी से निवेदन करूंगा कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे नवीन चौधरी जी को। शिमोन से रिक्वेस्ट है कि वो मदद। हमारे बीच की वरिष्ठ साहित्यकार जया मैम, जो कि देश की सुप्रसिद्ध कथाकार हैं। सुभद्रा मैम हमारे साथ हैं। मैम आपसे निवेदन कि अंकिता जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। पुरुष प्रधान समाज की चर्चा, स्त्री विमर्श पर बातचीत और राजनीति जैसी विषय पर लिखने वाले लेखक नवीन चौधरी को काउंटर करने के लिए तीन महिलाएं यहाँ पर सामने में हैं। ये इस बात को बताता है कि नहीं है पुरुष प्रधान, मतलब एक तरफ ही चीजें हैं, बाकी लोग हैं वहाँ पर सामने। खैर जोक्स अपार्ट, मैं एक बार पुनः ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सब यहाँ पर आए, आपने वक्त निकाला और इस चर्चा में आप शामिल हुए। यही कलम को खूबसूरत बनाता है। इसी तरीके का आपका स्नेह और प्यार हमेशा इस संस्था के साथ और इस प्रयास के साथ बरकरार रहे। हमारी टीम की तरफ से शिमोन और प्रथा हैं, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इनके पास, अगर आपको ये प्रोग्राम ठीक लग रहा है, एक वो आजकल चला है ना वेब सीरीज में, यूट्यूब में सब बोलते हैं लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तो हमारा उस तरीके का नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर आप 2 लोगों के नाम बताना चाहें या कुछ लोगों के नाम सजेस्ट करना चाहें कि आने वाले एपिसोड में हम कौन से पाठकों को बुला सकते हैं, तो आप हमारी टीम के साथ वो साझा कर सकते हैं, वो नाम आप लिखवा सकते हैं। और
पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए, ऑर्गेनाइजिंग टीम की ओर से स्पेशली नवीन जी को धन्यवाद देते हुए, एक मार्केटिंग के आदमी हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि जितनी बातचीत में ये बता रहे थे कि कथानक तो लिखना ही था, मुझे कथा का मेन इंपॉर्टेंस था, लेकिन इसको कैसे आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इतने अलर्ट और इतना ज़्यादा अपने सब्जेक्ट पे फोकस रहते हुए चीज़ों को ध्यान देते रहना, ये मुझे लगता है कि एक डेडली कॉम्बिनेशन होना चाहिए। लेखक या तो मार्केटिंग कर पाता, मतलब मार्केटिंग वाला आदमी लेखक नहीं हो पाता और लेखक मार्केटिंग नहीं कर पाता, ये अब तक चलता आया है। ये इन्होंने दोनों काम एक साथ कर लिया है, तो आपको इसकी बधाई सर और शुभकामनाएं। आप आने वाली किताब भी आप लिख रहे हैं जो कि राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी है, उसके लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी के लिए एक प्रति यहाँ पर किताब की रखी हुई है जिसमें नवीन जी के हस्ताक्षर लेकर के आप जा सकते हैं। जो लोग फैमिली के साथ आए हुए हैं उन्हें निवेदन है कि एक फैमिली के लिए एक किताब रखें, और जो गेस्ट लिस्ट में थे किताब उनके लिए है। तो अगर गेस्ट लिस्ट के बाद भी कुछ गेस्ट आए, आप सभी का स्वागत, लेकिन किताब शायद उपलब्ध नहीं हो पाएगी क्योंकि सीमित संख्या में होती है। एक बार पुनः आप सभी के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूँ। नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, अंकिता मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रायपुर और छत्तीसगढ़ के तमाम पाठक, साहित्य प्रेमी, आप सभी का शुक्रिया। बलौदा बाजार से सर और मैम आए हुए हैं, आप सभी का शुक्रिया, आपने एफर्ट लिया, आप यहाँ तक पहुँचे। और सुभद्रा मैम, आप बिल्कुल फाइटिंग स्पिरिट वाले हैं, आप हम लोग के लिए एकदम, हम लोग जरा सी चोट पे बैठ जाते हैं और आप वापस कम बैक कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्रति, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।